मानवता ने आखिरकार युद्ध जीत लिया। उन्होंने उन 6 महान दानव देवताओं को खत्म कर दिया, जिन्होंने दुनिया को खत्म करने की कोशिश की थी। यहां तक कि सबसे बड़ा दुश्मन, बर्बाद समुद्र का दानव देवता भी मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। धरती की सतह पहले ही खत्म हो चुकी थी। मौत के समुद्र ने सब कुछ निगल लिया था। मानवता पूरी तरह विलुप्त होने के कगार पर खड़ी थी। ली से हून खंडहरों को घूरता है, सोचता है कि जीतने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ हार गया हो। हीरोज का टॉवर अब सिर्फ मलबे का ढेर बन चुका था। दानव देवता मर चुका था, फिर भी समुद्र रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ब्लैकस्मिथ इस बेतुकी हालत पर हंस पड़ता है, जैसे दुनिया अपनी आखिरी सनक दिखा रही हो। युम सांग हा, जिसे मैड डॉग कहा जाता था, उसे घूरकर कहता है कि वह खुद को मुख्य किरदार समझना बंद करे। ली यूई वैलियंट उसे चुप रहने को कहती है। अमीर सिंह सोचता है कि यह आदमी तो बस उनकी मेहनत का फायदा उठाता रहा है। लेकिन ली से हून उन्हें याद दिलाता है कि अगर उसके बनाए हथियार और गियर न होते तो वे सब बहुत पहले मर चुके होते। हीरोज उसकी इस बदतमीजी पर हैरान रह जाते हैं। वह उन तीनों को ताने मारते हुए कहता है कि अगर इतनी ही नफरत है तो उसका सामान वापस कर दें। ये लोग असली हीरो नहीं थे। ये सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाले लोग थे, जो हमेशा सिर्फ अपना फायदा देखते थे। इन्हें मानवता की कभी परवाह नहीं थी। इन्होंने वही किया जिससे इनका फायदा हो। बाकी सब लोग मरते रहे और ये लोग बस इसलिए जिंदा बचे रहे क्योंकि इन्होंने सही समय तक खुद को बचाकर रखा। तकनीकी तौर पर इनका योगदान सबसे बड़ा था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उन लोगों से ज्यादा देर तक जिंदा रहे जो इनसे कहीं बेहतर थे। सेहून सोचता है, अगर ये लोग पहले लड़ने के लिए आगे आते तो शायद दुनिया का अंजाम अलग होता। वह मरते हुए उन लोगों को देखता है और पूछता है कि क्या उनमें से कोई भी बचने वाला है। यूम सांग मान लेता है कि उसका अंत आ चुका है। उसके सारे अंग बर्बाद हो चुके हैं। लियू ई वैलेंट भी खत्म हो चुकी थी, उसका दिल आर पार छेद दिया गया था। ब्लैकस्मिथ बस गहरी सांस लेकर कहता है कि ही वजह थी कि उन्हें पहले मदद करनी चाहिए थी। वह आखिरी पल तक उन्हें स्वार्थी कमीने कहकर को सता रहता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अब वे उसकी बातें सुनी नहीं रहे। वे तीनों मर चुके थे। अब पृथ्वी पर सिर्फ वही आखिरी इंसान बचा था। वह खुद को जबरदस्ती खड़ा करता है और मरते हुए हीरोज का मजाक उड़ाता है कि मरते समय भी वे कितनी परेशानी दे रहे हैं। फिर वह अपना हथौड़ा उठाता है। ली से हून अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी एक आखिरी चीज बनानी थी। विशाल सुनामी टूटी हुई सड़कों और खंडहरों के ऊपर मंडरा रही थी। वह जमीन पड़े टूटे हथियारों को देखता है, जो अब कब्र के पत्थरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। फिर वह सामने आती मौत को घूरता है। उसे पता था कि उसका समय भी खत्म हो चुका है। उस विशाल लहर के सामने खड़े होकर वह तय करता है कि अगर मरना है तो धमाके के साथ मरेगा। यह आखिरी ब्लैकस्मिथ की अंतिम महान रचना होने वाली थी। वह अपना हाथ अपने सीने के अंदर डालता है और अपनी मना पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी हथेलियों के चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। जैसे ही वह अपनी छिपी हुई शक्ति सक्रिय करता है, वह बॉन्ड एक्सट्रैक्शन कर रहा था, अपने ही भाग्य को निशाना बनाकर। यही उसकी यूनिक स्किल थी, ब्लैकस्मिथ ऑफ बॉन्ड्स। ये किसी के साथ उसके संबंध के आधार पर विशेष अयस्क निकाल सकती थी। वह अपने भीतर से एक रंगहीन अयस्क निकालता है, ऐसा पदार्थ जो उसके पछतावों की तरह पूरी तरह खाली था। वह उस रंगहीन अयस्क को घूरता है और सोचता है, अगर यह खाली है तो कम से कम इसमें उसके पछतावों का भार तो होना चाहिए। दुनिया उसके चारों तरफ खत्म हो रही थी और वह पूरी ताकत से अपना हथौड़ा नीचे मारता है। बर्बाद समुद्र की विशाल लहर उसके ऊपर टूटने को तैयार थी और तभी उसे एहसास होता है कि पानी की आवाज वही थी जो उसने अपने जागने के दिन से हमेशा सुनी थी। वह लगातार हथौड़ा चलाता रहता है। उसके कानों में गूंजती आवाज और तेज होती जाती है। आमतौर पर यह आवाज इस बात का संकेत होती थी कि वह कुछ ऐसा बनाने वाला है जो कल्पना को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन जब ली से हून तैयार हुई चीज को देखता है तो निराश हो जाता है। उसमें कोई खास शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। वह उस पूरी हुई तलवार को उठाता है और गुस्से में कहता है कि यह कितनी साधारण निकली। जैसे ही काला समुद्र उसे निगलने लगता है, वह तय करता है कि कम से कम अपनी बनाई हुई चीज हाथ में लेकर मरेगा। ब्लैकस्मिथ दांत भींच लेता है। वह बिना लड़े उन लहरों के सामने हार मानने वाला नहीं था। गहरे अंधेरे में डूबते हुए वह खुद पर हंस पड़ता है कि उसने अपने आखिरी पलों में भी हथौड़ा चलाना चुना। ठंडे अंधकार में बहते हुए अचानक उसे एक सच्चाई समझ आती है, जो आवाज वह पूरी जिंदगी सुनता आया था।
वह असल में बर्बाद समुद्र की आवाज थी। सेहून सोचता है, अगर उसने ये बात पहले समझ ली होती, या अगर उसने उन कुत्तों के लिए हथियार बनाने के बजाय सच में अच्छे लोगों की मदद की होती, तो शायद सब कुछ अलग होता। अचानक गहराई में एक सिस्टम विंडो चमक उठती है, जो गियर्स इमेजरी के प्रकट होने की घोषणा करती है। और भी कई अलर्ट उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं, जबकि वह खंजर अजीब रोशनी से चमकने लगता है। एक छिपी हुई स्किल, रिटर्न टू ओरिजिन, सक्रिय हो जाती है और पानी के भीतर फैल जाती है। फिर वह एक आवाज सुनता है, जो उसे उस नाम से बुला रही थी जिसे उसने 3 दशक से नहीं सुना था। ली सेहून अचानक आंखें खोलता है। एक गुस्सैल इंस्ट्रक्टर उस पर चिल्ला रहा था, क्योंकि वह प्रवेश परीक्षा के दौरान खोया हुआ खड़ा था। वह हैरानी से चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि वह 30 साल पीछे बैबिल में लौट आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, खासकर तब जब उस खंजर की परछाई अभी भी उसके सामने तैर रही थी, जिसे उसने अभी अभी बनाया था। रिग्रेसर सोचता है कि क्या उसकी खुद की स्टोन ने सच में उसकी पूरी जिंदगी दोबारा लिख दी। वह अनजान इंस्ट्रक्टर उसे आखिरी चेतावनी देता है और धमकी देता है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। सेहून अपने हथौड़े की चमकती सतह में अपना युवा चेहरा देखता है। अगर इस बार वह अपनी शक्तियों को जल्दी हासिल कर ले, तो शायद वह सच में भविष्य बदल सकता है। वह अपने हथौड़े की पकड़ मजबूत कर लेता है और सारी उलझन को एक तरफ धकेल देता है। अब सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, इस दूसरे मौके को दोनों हाथों से पकड़ लेना। उसके चेहरे पर एक तेज और आत्मविश्वासी मुस्कान फैल जाती है। इस बार वह किसी भी चीज को नष्ट नहीं होने देगा। ली से हून का लक्ष्य साफ था, बैबेल में दाखिला लेना और ट्रैक करना।